for those kind words, and with the permission of the Honorable Chair, I would take this opportunity to present my views, preferably in Hindi, sir. That's cultural security, yes. True. मंचासीन विद्वज्जन और मित्रों, आज जैसे कि हमने सुबह के सत्र में भी सुना, माननीय इंद्र जी जिन विषयों पर हमें चर्चा करनी है उन सभी विषयों के बारे में एक अभ्यासपूर्वक प्रास्ताविक में हमें बताया कि जिस विषय के बारे में हम सोच रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी और ख़ास करके कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, हम इस विषय को जब चर्चा करते हैं तब इस विषय को हम दो भागों में देख सकते हैं. वी कैन सी इट इन टू एस्पेक्ट्स. 100 सालों का अगर हम इतिहास देखेंगे, 100-150 साल भी कह सकते हैं आप, करीब 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी मिलाकर, तो आप अगर देखेंगे तो वो एक ऐसा समय था, इट वॉज द एडवेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म. नेशनलिज्म के खिलाफ था. मतलब नेशनलिज्म की आप बात मत करिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म. यूनिवर्स एक है, यूनिवर्सल विचारधारा है, हम जो कुछ भी करेंगे यूनिवर्स के लिए करेंगे. इसलिए रोमन साम्राज्य के जब अंत हुआ तो रोमन साम्राज्य तो मिलिट्री बेस्ड था. उसमें उसको कहते हैं लीजियंस ऑफ मिलिट्री, लीजियंस ऑफ आर्मी. आर्मी जब जाते हैं तो उसको लीजियंस कहते हैं. यू नो बेटर, आई शुड बी स्पीकिंग अबाउट दैट. अब ऐसा एक मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य समाप्त होएगा ही नहीं और सीजर कभी मरेगा नहीं. ये तो हो नहीं सकता है, सीजर तो मर गया, रोमन साम्राज्य का भी अस्त हो गया. अब ये इसको करें क्या? और सीजर की जो लड़ाई थी उस समय, संघर्ष जो था, वो सबसे पहले उस समय यीशु क्रिस्तु से था. क्रिश्चियनिटी का उद्भव नहीं हुआ था उस समय. क्रिश्चियनिटी वाज येट टू बी स्टार्टेड. और सीजर ने कहा कि रोम समाप्त नहीं होगा, मैं रहूँगा अनंत काल तक. वो हुआ नहीं. जो दो पार्टीज थे संघर्ष के, वो दोनों समाप्त हो गए. एक को सूली पर लटकाया गया और दूसरा अपने आप चला गया. अब यहाँ पर देखेंगे तो जो फुकुयामा ने कहा कि इस प्रकार का एक एंड ऑफ सिविलाइजेशन की बात आती है, बट नहीं हुआ. रोमन साम्राज्य के उस समय के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि एक ऐसा समय था जब रोम सारे पृथ्वी पर राज्य करता था, अब भी करेगा, लेकिन अब पृथ्वी पर राज्य कैसे करेगा? हम अपनी सेना तो भेज नहीं सकते हैं, सीजर तो नहीं है. और दूसरी ओर यीशु क्रिस्तु के सूली पर लटकाने के करीब 60 साल के बाद जो लोग उस समय थे, इकट्ठा थे और यीशु क्रिस्तु को मानने वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ इस प्रकार करना चाहिए जिसके आधार पर उनके विचारों का हम दुनिया भर में प्रचार कर सकते हैं. तो उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई. अब देखिए, जो दो पार्टीज थे संघर्ष एक दूसरे के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने एक नई रचना बनाई, ए न्यू लीजियन ऑफ आर्मी विच विल प्रोपगेट द आइडिया ऑफ रोमन यूनिवर्सलिज्म. रोम का साम्राज्य पूरे दुनिया में कैसे फैलेगा, इसके लिए जो उन्होंने संस्था बनाई उसको उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म कहा. कैथोलिक शब्द का मतलब होता है यूनिवर्सल, वैश्विक. इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ये शुरू हुआ. सो रोम का जो साम्राज्य है वो पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि हम जो नैरो नेशनल बाउंड्रीज हैं उसको मानते नहीं हैं. दुनिया एक है तो पूरी दुनिया में रोमन साम्राज्य रहेगा. एंड ए न्यू लीजियन ऑफ आर्मी विल मार्च
forthwith, and the Roman eagle will flutter all over the world. ये उन्होंने कहा। अब ये जो नया लीजियन है, पुराना लीजियन जो आर्मी लोगों का था, तलवार वलवार लेके जा रहे थे, वो उनमें परिवर्तन हुआ। This was called re-legioning। वहां से शुरू हुआ रिलीजियन, रिलीजियन। ये रिलीजियन जो था वो भी तलवार लेकर ही गया शुरू में। उसके आधार पर तो क्रूसेड्स हुए। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो तलवार का शिकार बनेगा, और पूरा विश्व जो है वो एक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। उनको जब दूसरे देशों में गए, उस देश की जो सभ्यता संस्कृति है, उस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। उसके साथ संघर्ष हुआ। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना। ये संघर्ष चलता रहा। यानी पूरे दुनिया को रोमन साम्राज्य के अंतर्गत लाने में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो उनको हुई वो राष्ट्रवाद और खास करके कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये उनके सामने आया। वैसे ही इस्लाम ने विचार किया, अलग पूरा पृथ्वी एक है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, दुनिया के सारे लोग एक हैं। इसमें सिर्फ दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो मुस्लिम है, जो इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद को मानते हैं, और दूसरे जो नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो फिर मानने शुरू करेंगे। अगर उन्होंने मानना नहीं तो उनको रहने का अधिकार नहीं। तो ये एक विचार उनके सामने, दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न किया। लेकिन हुआ क्या, इनको भी संघर्ष करना पड़ा राष्ट्रवाद और उन राष्ट्रों के संस्कृति के बीच में। कुछ लोगों ने मान लिया। मेरे परिचय में कहा गया, मैं सूडान में था, 3 साल मैं सूडान में काम किया, साउथ सूडान में काम किया। साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के बीच में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, और अब दोनों एक अलग अलग हो गए, 2 देश हो गए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। पहले 1 कंट्री 2 सिस्टम्स ऐसा चलता था, एक देश लेकिन 2 सरकारें अलग अलग। लेकिन अभी वो 2 सरकारें बन गई, 2 अलग अलग देश बन गए। नॉर्थ सूडान अलग देश बन गया, साउथ सूडान अलग देश बन गया। उनके बीच का संघर्ष क्या था? नॉर्थ सूडान ये पूरा इस्लामिक हो चुका था। सिर्फ इस्लामिक नहीं, एक दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ सूडान जो नाइल नदी के उस पार है, नाइल से लेकर इजिप्ट में जहाँ नाइल नदी समुद्र से मिलती है, वो पूरा प्रदेश ये नॉर्थ सूडान। नाइल एक ऐसी नदी है, वेरी रेयर, पूरी दुनिया में 5 या 6 नदियाँ हैं जो उत्तर वाहिनी है। नहीं तो सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण बहती हैं, नाइल दक्षिण से उत्तर बहती है, से उत्तर वाहिनी नदी है। और इस डेल्टा को, नाइल की जो डेल्टा है, मोस्ट फर्टाइल डेल्टा, और वो मानते हैं कि जो बाइबल में गार्डन ऑफ एडन कहा गया है वो ये है। यानी इतनी पुरानी संस्कृति, हजारों वर्षों की संस्कृति, वो पूरी समाप्त हो गई, और पूरा जो नॉर्थ सूडान है वो अरेबिक हो गया, अरबाइज देश हो गया। अब ये जो अरबाइज देश है, उसने साउथ सूडान पर कब्जा करने के लिए उनको भी कहा कि आप शरीयत को मानिए और अरबिक हो जाइए। साउथ सूडान की जो डिंका ट्राइब है, सबसे बड़ा ट्राइब है डिंका, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारी पद्धति अलग है, हम अलग लोग हैं। ठीक है, हम आपकी सत्ता को मानेंगे, हम एक साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ 1945 के आसपास। फिर अनेक प्रकार के संघर्ष हुए, वो इतिहास अलग है। अंत में उन्होंने कहा कि हम आपको मानते नहीं हैं। तो ये 2 देश अलग हुए संस्कृति के नाम पर। इस्लाम का विजय नहीं हो पाया। ऐसे अनेक देश हैं। कहने का मतलब, जो वैश्विक विचार थे, इन सभी वैश्विक विचारों को
अगर संघर्ष करना पड़ा तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ संघर्ष करना पड़ा। तीसरा वैश्विक विचार था जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया सिर्फ दो लोगों से है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जिनके पास अच्छे तरीके से जीवन जीने का साधन है, द हैव्स, और जिनके पास नहीं है, द हैव नॉट्स। तो अंत में ये जितने हैव नॉट्स हैं उनकी जीत होगी। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा, वर्कर्स ऑफ इंग्लैंड नहीं कहा। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में थे। उन्होंने अपना जो सिद्धांत है दास कैपिटल वो इंग्लैंड में बैठकर लिखा। इंग्लैंड की उस समय की जो परिस्थिति थी उससे दुखी होकर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में अगर सुधार होना चाहिए तो इस प्रकार परिवर्तन होना चाहिए। जो उन्होंने जो कुछ भी परिवर्तन कहा, पूरे अपने जीवन काल में वो रशिया कभी गए ही नहीं, चाइना कभी गए ही नहीं, और उन्होंने जो दवाई दी वो इंग्लैंड के लिए दिया, वो रशिया ने खाना शुरू किया, न बीमारी खत्म हुई और न दवाई का असर हुआ। आज जो हम दवाई की दोष करते हैं, ये दवा काम नहीं करता है, जो दवाई जिस मरीज के लिए था उसको छोड़कर आपने दूसरे मरीज को दिया तो मरीज भी मर गया और दवाई की भी बदनाम। अलग बात है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स सही था गलत था, वो अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने कहा कि पूरे दुनिया एक है, दुनिया के सारे वर्कर्स एकत्र आ जाएंगे और दुनिया में आखिरकार जो दुनिया को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, राष्ट्रों में बांटते हैं, नेशंस विल एंड, स्टेट विल विदर अवे। स्टेट मतलब देश, ये देश रहेंगे ही नहीं, बाउंड्रीज रहेंगे ही नहीं, पूरा दुनिया एक। हुआ क्या? 150-200 साल में ऐसा कोई चित्र सामने नहीं आया जहां पर ये हुआ। रशिया ने स्वीकार लिया, चाइना ने भी कम्युनिज्म स्वीकारा, लेकिन चाइना और रशिया एक हो गए क्या? नहीं हुए, दो अलग अलग देश हैं, अभी आज भी है और संघर्ष में है। और इन दोनों को देखा देखी करके भारत में एक पार्टी शुरू हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1923 में, 1923। बाद में चलकर वो भी दो टुकड़े हो गए, एक सीपीआईएम बन गया और सीपीआई बन गया। यानी एक चाइना प्रणीत कम्युनिस्ट, एक रशिया प्रणीत कम्युनिस्ट। और उसके अलावा और भी लोग हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट हैं, रॉयिस्ट हैं, अनेक प्रकार है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। इसका मतलब कोई एक विचार के आधार पर सारी दुनिया एक हो जाएगी और राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा। ये जो पिछले 150 साल से कहा जाता था पॉलिटिकल साइंस थियरिस्ट के आधार पर, वो नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्रवाद में एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के इस प्रकार के विचारों से संघर्ष में खड़े रह सकते हैं। परंतु हुआ क्या कि राष्ट्रवाद में भी दो प्रकार के राष्ट्रवाद हुए। एक एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद, जैसे आजकल ट्रंप साहब कहते हैं, ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकन नेशनलिज्म। ये आजकल लोग कहने लिखने लग गए कि ट्रंप जो है वो अमेरिकन नेशनलिज्म की बात करता है, सारे दुनिया के बारे में बात करना चाहिए। ट्रंप ने कहा हम दुनिया की बात में बात करेंगे, लेकिन हमारा ही देश नहीं टिकेगा तो हम क्या दुनिया की बात करेंगे। सो दे आर गोइंग बैक। दूसरे महायुद्ध के समय में रशियन सोल्जर्स संघर्ष करना छोड़ दिया। रशियन सोल्जर्स को कहा गया कि आप लड़ो, तो उन्होंने कहा किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ेंगे हम? कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम मर रहे हैं, क्यों मरेंगे? फिर उनको कहा गया यू हैव टू फाइट फॉर योर फादरलैंड। मदरलैंड नहीं कहा, रशिया को उन्होंने फादरलैंड कहा, वो अलग बात है। चलो, यानी आप रशिया के लिए लड़ो। चीन के सोल्जर को कहा गया कि आप चीन के लिए लड़ेंगे, चीन की महत्ता के लिए लड़ेंगे। चीन बड़ा देश होना चाहिए, प्रमुख देश होना चाहिए, अमेरिका से मात करके हम विश्व में सबसे बड़ा देश, सुपर पावर बनना चाहिए, इसीलिए आप काम करो। यानी धीरे धीरे सभी देशों का ये हालत है। यहाँ तक कि पूरे दुनिया एक है इस प्रकार कहने वाले इस्लामिक देश भी 50 से कम नहीं है। भले वो लोगों ने लीग बना लिया जैसे माननीय जी ने कहा, लेकिन अपने आप में वो राष्ट्रवादी विचारधारा से बाहर नहीं पहुंच सके। सो अंत में एक सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार दुनिया के जितने भी विचार हैं
उन सभी विचारों से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो वो राष्ट्रवाद ले सकता है। और राष्ट्रवाद में भी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसकी जीत होती है। इसीलिए संस्कृति क्या है? संस्कृति जो माननीय दिनेश जी ने बताया कि पूरी दुनिया को एक मानना, लेकिन हमारे अधीन होकर एक रहना चाहिए, एक हेजेमोनिक विचार नहीं, ये नॉन हेजेमोनिक आइडियोलॉजी। ये नॉन हेजेमोनिक आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे एक परिवार है, परिवार में एक मुखिया है, बाकी सब परिवार के अंग हैं, लेकिन मुखिया कभी ये नहीं कहता है कि मैं जो कहूँगा वही परिवार में होना चाहिए। एक परिवार जैसा चलता है वैसे ये विश्व चलेगा। इसीलिए हमारे लोगों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, और इस परिवार को लेकर हम इस परिवार की संकल्पना के आधार पर चलेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे परिवार के अच्छाई के लिए करेंगे, मतलब विश्व के भलाई के लिए करेंगे। अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अयम निजम परो वेति, मैं, अपना, मेरा, ऐसे सोचना जो है ये संकुचित लोगों का विचार है। उदार चरितानाम तो, जिनका विशाल हृदय है, व्यापक विचारधारा है, उस व्यापक विचारधारा में वो विश्व का विचार करते हैं, परंतु विश्व का विचार करते समय यहाँ पर राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म के बीच में संघर्ष नहीं, समन्वय है। तो इस संघर्ष नहीं, समन्वय की जो भावना है, वो भावना जब तक टिकी रहेगी तब तक राष्ट्रवाद भी बचेगा, राष्ट्र भी बचेगा, और इसके लिए इन तीनों विषयों को एक साथ समझने के लिए हमें नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर तो बहुत लोगों ने ध्यान दिया। पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का विचार किया। वो कॉलोनीज थे उनके, सबसे संघर्ष में सबसे सामर्थ्यशाली देश कौन सा था पहले महायुद्ध के समय में? आप देखिए, पहले महायुद्ध का आप समय देखिए, किताबें देखिए, उसका इतिहास पढ़िए, अमेरिका का कहीं भी नाम नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन का नाम है। ब्रिटेन ग्रेट इसीलिए बना क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा कॉलोनीज थे, जितने ज़्यादा कॉलोनीज उतने वो महान, ये उनका एक विचार था। उसके बाद समय आया अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि कॉलोनीज के कारण देश बड़ा नहीं बनता है, देश अगर महान बनता है तो वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के आधार पर बनता है। उसके आधार पर युद्ध भी समाप्त हुआ 45 में, फिर कोल्ड वॉर शुरू हुआ, वो भी 90 में के दशक में समाप्त हुआ विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद क्या हुआ, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चला। 1995 से लेकर चीन का प्रादुर्भाव हुआ, चीन का उदय हुआ, और चीन ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत होगा वही सबसे बड़ा होगा। और आर्थिक दृष्टि से मजबूती का 2 फायदे होंगे, एक जो ब्रिटेन के पास कॉलोनी की स्ट्रेंथ थी वो भी हमें मिलेगी, और अमेरिका के पास जो सामरिक ताकत था वो भी हमें मिलेगा। इसलिए आर्थिक सत्ता बनना बहुत आवश्यक है। ऐसा करके वो आर्थिक जगत में बहुत बड़े हो गए, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी को जोड़ा, कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी को नहीं, पॉजिटिव टेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ा, नेगेटिव टेक्नोलॉजी को जोड़ा। इसीलिए इन सभी विषयों का अगर हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी पर हमें अगर ध्यान देना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक अपने आप में एक अलग विषय नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये अगर स्ट्रांग हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला खत्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे अगर सामने देखेंगे तो कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट परसेप्शंस हैं। आज दुनिया में कन्वेंशनल से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल थ्रेट बढ़ गए हैं। तो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट, मल्टीपल थ्रेट्स, इंटीग्रेटेड थ्रेट्स, ये जहाँ पर है वहाँ पर इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की आवश्यकता है, जो हम फैंस के आधार पर करते हैं। वी लुक एट द एंटायर गैमेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसीलिए राष्ट्र में राष्ट्र की जो अन्य
स्तर है, विषय है, उन सभी विषयों में एक सिक्योरिटी होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, कल्चरल सिक्योरिटी होना चाहिए, वाटर सिक्योरिटी होना चाहिए, क्लाइमेट सिक्योरिटी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होना चाहिए। इस प्रकार सभी एस्पेक्ट्स को लेकर जहाँ जहाँ पर भी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, उन सभी सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में एक संपूर्ण विचार करना, सर्वांगीण विचार करना, ऑल राउंड थिंकिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल थ्रेट परसेप्शंस, ये करने की एक क्षमता हमें तैयार करनी पड़ेगी। इसी को हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कहा। सो इस कैपेसिटी बिल्डिंग में पहले जानकारी मिलना, प्राप्त करना अपने बारे में, देश के बारे में, और देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और फिर उन समस्याओं को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करना। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी शुरुआत फैंस और फिन्स इन दोनों संस्थाओं के आधार पर हुआ है, और जिसके हम सब एक दृष्टि से देखा जाए तो कार्यकर्ता हैं। हम सब एक जागरूक कर्मयोगी हैं जो इन सभी रास्ते में काम करते हैं। तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि आप में से बहुत लोग इन सभी विषयों में मुझसे अधिक तज्ञ हैं, इसलिए आपके सामने कोई नया विषय रखने का मेरी मंशा नहीं थी और मेरी कुव्वत भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे मन में विचार थोड़ा बहुत आया वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। नमस्कार।